हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम सुभाष है एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट बायोलॉजी स्टडी चैनल बायोस्टीच। एज यू नो दैट हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हिंदी में इसको कहते हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने की जरूरत है। ठीक है, बिना इन टर्म्स को जाने आप आगे के टॉपिक्स को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये टर्म्स जानना। आइए जानते हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये टर्म्स क्या है? सबसे पहले हम जान लेते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या है जेनेटिक्स? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या स्टडी करते हैं हम लोग? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हेरिडिटी क्या होती है आइए जान लेते हैं। हेरिडिटी ये था हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब सेकंड टर्म हम ये जान लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और थर्ड टर्म ये रहेगा। तो हम जान लेते हैं सेकंड टर्म, टर्म नंबर 2, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? देखिए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या चीज? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, पेरेंट से कैरेक्टर्स का बच्चों में ट्रांसफर होना, प्रोजेनी में ट्रांसफर होना, इसी को हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, हेरिडिटी समझ में आया? प्रोजेनी, अब ये एक छोटा सा टर्म है इसी रिलेटेड, ये आप समझ लीजिए प्रोजेनी क्या होता है। हैं? प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स होता है, इसको ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग, या इसको आप चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन। समझ में आया? प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, या चिल्ड्रन, एक ही बात। चिल्ड्रन क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? क्योंकि चिल्ड्रन एक नॉर्मल सा शब्द है, इसलिए नॉर्मल शब्द साइंस में तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकते, टिपिकल वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इसलिए प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, अब इसी हेरिडिटी से मिलता जुलता एक टर्म है, हेरिडिटी से मिलता जुलता एक टर्म है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। ये देखिए, ये इनहेरिटेंस वर्ड आपके चैप्टर के नेम में भी आया हुआ है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, समझ में आया आपको? इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में। क्या? ये होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मतलब बच्चों में पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग,
ये क्या चीज होती है, इसमें केवल फर्क होता है प्रोसेस का, ठीक है। तो प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। बच्चों में कैरेक्टर तो ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस जो होती है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आया होगा हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम देख लेते हैं वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन, वेरिएशन क्या होते हैं? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन characters of parents and progeny, ठीक है, और among progenies, ठीक है, is called variation. Okay, difference between characters of parents and progeny or among progeny is called variation. अब आप समझ लो, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स तो प्रोजेनी में चले गए, ठीक है, मगर जो प्रोजेनी होती है, मतलब जो बच्चे होते हैं, वो एकदम पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते, ठीक है, कोई ना कोई उनमें डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। तो इसी डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, एक जो पेरेंट्स होते हैं उनके कई सारे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों में भी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ तो कैरेक्टर मैच करते हैं, किसी की शक्ल मैच कर रही है, किसी की हाइट मैच कर रही है, किसी का स्किन कलर मैच कर रहा है, ठीक है, फिर भी बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है, हम अलग अलग उनको देखकर पहचान सकते हैं। तो अमंग प्रोजेनी भी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स और प्रोजेनी में तो डिफरेंस होता ही होता है, अमंग प्रोजेनी भी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। इन्हीं डिफरेंसेस को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये वेरिएशन किस वजह से हो सकते हैं? वेरिएशन होने के कुछ कॉज होते हैं। वेरिएशन किस वजह से हो सकते हैं? देखिए, वेरिएशन हो सकते हैं, उसके वेरिएशन के कॉज देख लीजिए आप, ठीक है। कॉज, कॉजेज क्या होते हैं वेरिएशन के? ये वेरिएशन दो वजह से हो सकते हैं। फर्स्ट, इसकी जो पहला कॉज है वो हो सकता है म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन हो सकता है। और किस वजह से हो सकता है? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, ओके। म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर, इनकी वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है? देखिए, हमारे जो डीएनए में जीन्स होते हैं, ठीक है, और हर एक जीन किसी ना किसी कैरेक्टर को लेके रखता है, ठीक है, किसी ना किसी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन उस जीन के अंदर होती है, ठीक है। उस जीन में अचानक से कोई एक ऐसी प्रोटीन बन जाए जो अलग ही कैरेक्टर शो कर दे, ठीक है, बच्चों में, तो वो कहलाता है म्यूटेशन। या फिर उस जीन पर किसी और चीज का इफेक्ट आ जाए, ठीक है, जैसे रेडिएशन का असर हो जाए, ठीक है, तो उस जीन में क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वेरिएशन हो सकते हैं। और वेरिएशन किस तरह से आ सकते हैं? देखिए, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आ सकते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है? क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इसी की वजह से डिफरेंसेज आ जाते हैं, वेरिएशन हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर, ये आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है, तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन हो सकते हैं और म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम की यहां पर बात हो गई, तो हम समझ लेते हैं व्हाट इज क्रोमोसोम, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम ये हमारा नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? हमारे और आपके अंदर, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इन ह्यूमन। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। अब 23 पेयर का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। अब 46 क्रोमोसोम में जो 23 क्रोमोसोम होते हैं ये फादर से आते हैं, ठीक है, और रेस्ट जो 23 क्रोमोसोम है वो कहां से मिलते हैं? हमें मदर से मिलते हैं, ठीक है। 23 फादर से, 23 मदर से, तभी कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है, हमारे अंदर, तब ये 46 हो जाते हैं। हाँ, तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर कंसिस्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए से बने हुए होते हैं क्रोमोसोम। इसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, ठीक है, डीएनए, ठीक। तो क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। समझ में आया आपको? क्रोमोसोम। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज डीएनए। हर एक टर्म को लेके चलेंगे, जो भी टर्म आएगा। डीएनए जान लेते हैं, डीएनए क्या होता है। डीएनए, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है, फुल फॉर्म वो क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। समझ में आया? अब इसका जो नेचर होता है डीएनए का, इसकी प्रकृति होती है, वो कैसी होती है? एसिडिक होती है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है डीएनए। इसके नाम में ही लिखा हुआ है एसिड, इसलिए इसकी जो नेचर होगी वो एसिडिक होगी। समझ में आया आपको? डीएनए की नेचर एसिडिक होती है। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है? डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ जीन्स, ठीक है, डीएनए जीन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है, किससे? जीन्स से मिलकर बना होता है। समझ में आया आपको? अब हम देख लेते हैं ये वाला टर्म, व्हाट इज जीन। ओके, आइए जीन देख लेते हैं। जीन, व्हाट इज जीन? आइए हम जान लेते हैं जीन क्या होता है, ठीक है। जीन इज अ सेगमेंट और पार्ट, सेगमेंट कह लीजिए या पार्ट कह लीजिए, एक ही बात है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन क्या होता है? डीएनए का सेगमेंट होता है, ठीक है। डीएनए कहां होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है और डीएनए जीन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? और जीन्स क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। जैसे ये समझ लो, ये डीएनए है, ठीक है। तो और जीन क्या होगा? सपोज दैट ये पॉइंट्स हैं, ये लोकेशन है, इसमें ये सारी लोकेशन जो होती हैं ये किसी ना किसी कैरेक्टर को धारण करती हैं, किसी ना किसी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन इनके अंदर होती है। सपोज दैट इसके अंदर
हाइट की इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर स्किन कलर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसके अंदर हेयर कलर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन है। अब ये जो पार्ट है इतना, ये जो सेगमेंट है, ये क्या है, सेगमेंट है, ठीक है, ये जो सेगमेंट है इसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्यों, इस सेगमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन किसकी है, हाइट की। हाइट कैसी होगी बच्चों की, वो इंफॉर्मेशन इस सेगमेंट के अंदर है, तो इसी सेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। समझ में आया आपको, जीन किसे कहते हैं, जीन इज अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक करेक्टर, ठीक है, किसी ना किसी स्पेसिफिक करेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है जीन, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जीन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, ठीक है। अब हम जान लेते हैं, ये वर्ड आ गया करेक्टर। करेक्टर क्या होता है, इस टर्म के बारे में जान लेते हैं, करेक्टर के बारे में, ठीक है। करेक्टर क्या होते हैं, करेक्टर, ठीक है, करेक्टर, इस टर्म के बारे में हम जान लेते हैं, व्हाट इज करेक्टर। अब जैसे कि हाइट, हाइट क्या है, एक करेक्टर है, ठीक है। हेयर कलर, ये क्या है, करेक्टर है। आई कलर, ये भी क्या है, करेक्टर है। स्किन कलर, ठीक है, ये भी एक करेक्टर है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया करेक्टर क्या होते हैं। अब हम समझ लेते हैं ट्रेट्स, ठीक है, ट्रेट्स, ट्रेट्स। ये देखिए, ये जैसे सपोज हाइट है, तो हाइट में क्या हो सकता है, कोई टॉल हो सकता है, ठीक है, कोई डॉर्फ हो सकता है, ठीक है। टॉल मीन्स कोई लंबा हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, बौना हो सकता है। तो ये क्या है, हाइट। और ये टॉल और डॉर्फ क्या है, ये वेरिएशन है इस कैरेक्टर के। जो हाइट कैरेक्टर है उसके ये वेरिएशंस हैं, ठीक है, ये क्या है, वेरिएशन है। इसी को क्या कहते हैं, ये जो वेरिएशन है, ये अंतर है, डिफरेंसेस हैं, इन्हीं को ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। लंबा, बौना, मोटा, पतला, गोरा, काला, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, किसी कैरेक्टर्स के वेरिएशन होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको ट्रेट क्या होते हैं। ये ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ट्रेट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। नेक्स्ट टर्म जान लेते हैं, एक टर्म आता है एलील। क्या आता है, एलील, ठीक है, एलील। ये क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एलील, ठीक है, अल्टरनेटिव forms of a gene are called allele, ठीक है। जो किसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उनको एलील कहते हैं। सपोज दैट ये है डीएनए, ठीक है, मान लो ये फादर का डीएनए है, ठीक है, और ये मदर का डीएनए है। बच्चे में तो दोनों ही आते हैं ना, फादर से भी मदर से। तो इस डीएनए में ये एक जीन है, ठीक है, ये क्या है, जीन, और इधर भी जीन है। अब ये किस चीज का जीन है, किस कैरेक्टर के लिए, सपोज दैट ये हाइट के लिए जीन है, ठीक है। अब इस हाइट के लिए ये भी क्या है, ये भी हाइट के लिए मदर में जीन है, हाँ।
तो ये हाइट के लिए जीन है। अब इसका जो जीन है वो लंबेपन के लिए है। किसके लिए? लंबे के लिए, ठीक है, लंबापन, ठीक है। फादर में जो जीन है वो लंबापन के लिए है और मदर में जो जीन है वो बौनापन के लिए है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये क्या है? हाइट जो कैरेक्टर है उसके अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है, लंबापन और बौनापन। ये जो जीन है ये एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील, इन्हीं को एलील कहते हैं, ठीक है। तो एलील का फुल फॉर्म होता है, एलील को शॉर्ट में बोलते हैं एलील, है, इसका फुल फॉर्म होता है एलीलोमॉर्फस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एलीलोमॉर्फस कहते हैं एलील को, ठीक है। इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है एलील, एलीलोमॉर्फस का। समझ में आया आपको? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, ठीक है। अब हम जान लेते हैं लोकस, एक टर्म होता है लोकस, ठीक है, लोकस। इस टर्म के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। लोकस क्या होता है? सपोज दैट ये जीन है, ठीक है, फादर का या मदर का, किसी का भी जीन हो सकता है, फादर या मदर। उस जीन के अंदर लोकेशंस होती हैं, ठीक है। अब सपोज दैट ये लोकेशन बनी हुई है, हाँ, इस जीन के अंदर, सॉरी, इस डीएनए के अंदर, ये क्या है? डीएनए है, ठीक है, डीएनए, ये क्या था? डीएनए था। और ये पार्ट, ये जो सेगमेंट, ये क्या कहलाता है? इसको जीन कहते हैं, ठीक है, ये है जीन। तो ये डीएनए है। तो डीएनए में क्या होता है? अलग अलग लोकेशंस होती हैं, ठीक है। अब सपोज दैट ये इस लोकेशन का नाम है लोकेशन 1, ये लोकेशन 2, ये लोकेशन 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरह की लोकेशन है। सपोज दैट फर्स्ट लोकेशन पर किस कैरेक्टर का जीन है? हाइट का। और दूसरी सेकंड लोकेशन पर किस कैरेक्टर का जीन हो सकता है? कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, सपोज दैट आई कलर का, ठीक है, आई कलर का है जीन। और थर्ड लोकेशन पर स्किन कलर का हो, फोर्थ लोकेशन पर हेयर कलर का हो, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग लोकेशंस होती हैं अलग अलग कैरेक्टर के जीन के लिए, ठीक है। अब ये जो लोकेशन है इस जीन की, ये जो सेगमेंट क्या कहलाएगा? इसी को जीन कहते हैं, ठीक है, ये जीन कहलाएगा। अब ये जो जीन है वो किस कैरेक्टर को लेके चल रहा है? हाइट को, ठीक है। और इस जीन की लोकेशन क्या है? 1 है, ठीक है, इस जीन की लोकेशन क्या है? 1 है, ठीक है। तो इसी पोजीशन को, इसी लोकेशन को क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये क्या है? लोकस है। डीएनए के अंदर किसी कैरेक्टर को कैरी करने वाले जीन की जो लोकेशन होती है उसी को लोकस कहते हैं। समझ में आया आपको? लोकेशन या पोजीशन, इसी को लोकस कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, ठीक है। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है? ये हमारा नेक्स्ट टर्म है, ठीक, फिनोटाइप। ये सारे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आगे के सभी टॉपिक्स को इजीली, आसानी से समझने के लिए आपको इन सभी टर्म्स को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट टर्म हमारा जो क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप किसे कहते हैं? व्हाट इज फिनोटाइप, ठीक है। तो एक्सटर्नली विजिबल characters are called phenotype, ठीक है। जो कैरेक्टर्स हमको बाहर से दिखाई दे जाते हैं उनको फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी हाइट किसी को भी बाहर से दिखाई दे जाएगी, आप कितने लंबे हो, ठीक है। और हमारी हाइट कोई भी देखकर बता देगा कि हम लंबे हैं, आप बौने हैं। तो
जो बाहरी विजिबल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, सपोज दैट स्किन कलर है, तो कोई गोरा है या काला, ये एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर है, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर एक्सटर्नली विजिबल होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हाइट है, ठीक है, और हेयर कलर है, हेयर कलर कोई भी देख के बता देगा आपके कैसे के हेयर कलर है, ठीक है। स्किन कलर है, ओके। तो ये सारे कैरेक्टर एक्सटर्नली विजिबल है, बाहर से दिखाई देने वाले हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अब इसी में आप जान लो जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, व्हाट इज जीनोटाइप? तो द जेनेटिकली मेकअप ऑफ अ करेक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी करेक्टर का जेनेटिकली मेकअप जो होता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल हम बता देते हैं। मेंडल ने जब प्रयोग किए तो क्या किया, यहां देखिए, ये है प्योर टॉल, ठीक है, और ये था प्योर डॉर्फ। प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ पी प्लांट पर उन्होंने क्रॉस कराया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट मिले वो कैसे मिले थे, ये मिले, ये टी यहां से आया और स्मॉल टी यहां से आया, ठीक है। उसी तरह ये टी कैपिटल यहां से आया, यहां से स्मॉल टी आया, ठीक है, और यहां से ये स्मॉल टी आएगा, यहां से कैपिटल टी आएगा। तो कैपिटल पहले लिखेंगे, स्मॉल बाद में। इसी तरह इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह से ये क्या हुआ, प्रोजेनी मिले थे उसको। ये क्या था, ये पेरेंटल जनरेशन थी, ठीक है। ये मान लो ये फादर था, ठीक है, और ये मदर, ठीक है। अब फादर कैसा था, ये था फादर टॉल, लंबा, ठीक है, और ये मदर कैसी थी, बोना। अब ये देखिए जो फर्स्ट जनरेशन हुई F1 जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो इसमें सारे पौधे क्या थे, सारे के सारे लंबे थे। कैसे थे, लंबे, यानी कि टॉल थे, ठीक है। तो टॉल तो यहां पर इसका फादर भी था, ठीक है, लेकिन फादर का जेनेटिकली मेकअप अगर देखो तो क्या था, टीटी था, ठीक है। फादर का जेनेटिकली मेकअप जो था हाइट कैरेक्टर के लिए वो क्या था, कैपिटल टी था, है। मगर ये जो प्रोजेनी मिले, ये प्रोजेनी, इनका जेनेटिकली मेकअप कैसा है, स्मॉल टी है, इसके साथ में कैपिटल टी के साथ में, ठीक है। तो इनका डिफरेंट है, इनका भी डिफरेंट है, मगर ये कैरेक्टर कैसा आ रहा है, लंबा ही आ रहा है दोनों में, ठीक है। दोनों का कैरेक्टर कैसा है, टॉल है। तो टॉल तो दोनों बाहर से दिख रहे हैं, फिनोटाइप दोनों का सेम है, बाहर से देखने में एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर तो लंबा ही है, टॉल है, लेकिन जेनेटिकली जो मेकअप है वो अलग अलग है पेरेंट्स और प्रोजेनी में, ठीक है। तो ये जो जेनेटिकली मेकअप है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। समझ में आया आपको, इसी को क्या कहते हैं, ये जो क्या है, जीनोटाइप है, ठीक है, जीनोटाइप। तो जो जेनेटिकली मेकअप होता है उसी को जीनोटाइप कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। अब नेक्स्ट टर्म हमारा जो रहेगा वो रहेगा होमोजाइगस। होमोजाइगस किसे कहते हैं, ठीक है, होमोजाइगस। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस। व्हाट इज होमोजाइगस, इसकी हिंदी होती है समयुग्मकी, ठीक है, समयुग्मकी।
इसकी हिंदी है। अब इसी वर्ड से समझो हिंदी का जो वर्ड है युग्मकी, ठीक है। युग्मकी का मतलब क्या होता है? युग्मक, ठीक है, युग्मक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमीट। क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं, ठीक है। अब होमो, होमो मीन्स क्या होता है? होमो, होमो मीन्स होता है एक समान, ठीक है। होमो मीन्स क्या होता है? एक समान। जब एक समान युग्मक हो तो उसको कहते हैं समयुग्मकी, मीन्स एक जैसे गैमीट हो तो क्या कहलाता है? होमोजाइगस कहलाएगा, ठीक है। एक युग्मक ये रहा, एक युग्मक ये रहा, ठीक है। सपोज दैट ये वाला टी युग्मक है और ये वाला भी टी युग्मक है, हाँ? गैमीट, सॉरी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गैमीट। ये वाला भी टी गैमीट है। ये कहां से आया? सपोज दैट ये आया फादर से और ये आया गैमीट मदर से। गैमीट ही तो आते हैं। ह्यूमंस में देख लो, स्पर्म क्या है? गैमीट है। ओवा क्या है? गैमीट है, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम ये गैमीट होते हैं। अब सपोज दैट फादर से ये गैमीट आया हाइट के लिए, ठीक है। मदर से भी ये गैमीट आया हाइट के लिए, ठीक है। अब इसमें जो हाइट का कैरेक्टर है वो क्या है? कैपिटल टी है, ठीक है। अगर मदर से बौनेपन का कैरेक्टर आए, ये क्या है? ये कैरेक्टर टॉल के लिए है, ठीक है। किसके लिए है ये? टॉलनेस के लिए। ये भी क्या है? टॉलनेस के लिए, ठीक है। यहां पर डॉर्फनेस के लिए भी आ सकता था। कैसा आ सकता था? डॉर्फनेस के लिए। ये हम आपको आगे बताएंगे। तो यहां से टॉलनेस के लिए कैरेक्टर आया मदर से और फादर दोनों से, तो ये क्या बना? यहां पर गैमीट बनेगा वो। तो यहां पर ये क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, ठीक है। जायगोट के अंदर ये कैरेक्टर आएगा हाइट का, ठीक है। तो ये जायगोट कैसा बनेगा? यहां से भी टी जाएगा, यहां से भी टी जाएगा, तो ये जायगोट कैसा बन गया? दोनों कैपिटल टी वाला बन गया। मतलब हाइट का जो कैरेक्टर होगा उसमें दोनों ही कैपिटल टी होंगे। इसी तरह के जायगोट को क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। होमोजाइगस, ठीक है। जिस जायगोट के अंदर गैमीट्स एक जैसे हों, समान हों, उसी को क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। यार टॉल टॉल का समान आया। इसी तरह और क्या हो सकता है? यहां पर ये भी हो सकता है। सपोज दैट फादर से ये गैमीट आया हाइट के लिए, यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो स्मॉल टी आया, ठीक है। मदर से भी क्या आया? स्मॉल टी आया। स्मॉल टी क्या होता है? डॉर्फ के लिए होता है। डॉर्फ, डॉर्फ मीन्स बौनापन, ठीक है। बौना, बौनेपन का कैरेक्टर आ गया हाइट में। अब ये जो जायगोट के अंदर जो कैरेक्टर जाएगा उसमें गैमीट कैसे जाएंगे? बौनेपन के ही जाएंगे दोनों, ठीक है। स्मॉल टी। तो ये जो जायगोट बनेगा ये भी कैसा होगा? एक जैसे ही गैमीट है दोनों के अंदर, ठीक है। इस जायगोट के अंदर गैमीट कैसे हैं? एक जैसे ही गए, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? होमोजाइगस ही कहेंगे, ठीक है। तो चाहे कैपिटल आए चाहे स्मॉल आए, अगर एक जैसे आते हैं, सेम टू सेम आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। होमोजाइगस। अब हम जान लेते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। हेट्रो तो आप समझ ही गए होंगे, हाँ? जब एक समान नहीं जाते हैं तो उसी को हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है। समझा देते हैं फिर भी हम। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं? ठीक है, हेट्रो, इसको हिंदी में कहते हैं विषम युग्मकी, ठीक है। विषम युग्मकी, विषम मीन्स अलग अलग, ठीक है। युग्मकी मीन्स गैमीट, ठीक है। जब अलग अलग टाइप के गैमीट हो तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस कहते हैं। सपोज दैट ये फादर से जो कैरेक्टर आया, चलो हाइट को ही लेके चलते हैं। हाइट का जो कैरेक्टर है, ठीक है, किसको? हाइट को। तो यहां से कैपिटल टी आ गया, ठीक है। और जो मदर से आया वो क्या आ गया? स्मॉल टी आ गया,
ठीक है। अब जो जायगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, इस कैरेक्टर के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग टाइप के बन गए। जब अलग अलग टाइप के बन जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को जब जायगोट में गैमीट्स अलग अलग टाइप के हों तो उसी को क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस। समझ गए होंगे आप लोग हेट्रोजाइगस क्या होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो प्रभाव किसका रहता है, बच्चा जो होगा वो कैसा होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, प्रोजेनी कैसे होंगे। इस कंडीशन को समझने के लिए ये टर्म है डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। ठीक है, प्रभावी। अब इस कंडीशन को ऐसे समझ लेते हैं, मेंडल ने जब प्रैक्टिकल किया था, प्रयोग किया, तो उसने किस पर किया था, पी प्लांट पर किया था। ठीक है, पी प्लांट पर उसने क्या किया था, शुद्ध लंबा पौधा लिया था और एक शुद्ध बौना पौधा लिया था। ठीक है, अब प्योर टॉल, ठीक है, प्योर डॉर्फ, ठीक है, ये पौधे लिए थे उसने। तो शुद्ध लंबा जो प्योर टॉल है उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, और शुद्ध बौने को स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। और ये हमेशा पेयर में होते हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन, चाहे ह्यूमन हो या पेड़ पौधे हो, ठीक है, सभी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में ही होते हैं। ठीक है, आधे फादर से आते हैं, आधे मदर से आते हैं। ठीक है, तो मदर और फादर से आते इसलिए पेयर में ही होते हैं। अब ये प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ दोनों पौधे हैं, इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, ये देखो आप, यहां से कैपिटल टी आया और यहां से स्मॉल टी आया। ठीक है, फिर यहां से कैपिटल टी आया और यहां से स्मॉल टी आया, इधर से भी क्या आया, कैपिटल टी आया और इधर से स्मॉल टी। इसी तरह इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो सारे पौधे हुए F1 जनरेशन में, ठीक है, वो सब कैसे हैं, ये सभी के सभी लंबे। कैसे हैं, ऑल टॉल। ठीक है, सभी लंबे हैं, 100% लंबे थे। ठीक है, 100%। तो यहाँ पे आप देख लो, फादर के जो जीन थे वो प्योर टॉल के थे और मदर के जो जीन थे वो प्योर डॉर्फ के थे, और जो बच्चे जो हुए, प्रोजेनी हुए, वो कैसे थे, ऑल टॉल, सभी लंबे हुए। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस जब कंडीशन आई, ये कंडीशन कौन सी हुई, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर जो गैमीट हैं वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इनको लंबा कहा गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, लंबे हैं। ठीक है, सभी लंबे हैं, टॉल हैं। तो टॉल का जो कैरेक्टर आया वो क्या हुआ, प्रभावी है। ये कैपिटल टी, ये क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, प्रभावी, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोमिनेंट। ठीक है, तो कैपिटल टी यहां पर प्रभावी है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी ने ही अपना प्रभाव दिखाया है यहां पर। ठीक है, तो जिसका प्रभाव रहेगा वही प्रभावी होगा। और स्मॉल टी, ये जो डॉर्फ का भी कैरेक्टर इसमें है, ये जो प्रोजेनी है, जितने भी बच्चे हैं उनमें डॉर्फनेस का भी गुण है, उसमें जीन जो है वो डॉर्फनेस का है, मगर उसने अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। ठीक है, तो जिसने प्रभाव नहीं दिखा पाया वो कैसा होगा, वो होगा रिसेसिव। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, इसको कहते हैं अप्रभावी। हाँ, अप्रभावी। प्रभावी कौन हुआ, कैपिटल टी। कैपिटल टी की वजह से सभी लंबे हुए, मगर जीन स्मॉल टी का यानी कि डॉर्फनेस का भी इसमें मौजूद था, मगर इसने अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो यहां पर जो स्मॉल टी है, जो स्मॉल टी आया
वो कैसा रहा, वो अप्रभावी रहा। ठीक है, अप्रभावी। ठीक है, तो ये टर्म है डोमिनेंट और रिसेसिव के टर्म। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टर्म अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और इन टर्म्स को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे के सभी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए ये टर्म्स याद रहना जरूरी है, तभी आपको टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।